नमस्कार, मैं हूं अनंत और आप देख रहे हैं टीएल न्यूज़ 24। अभी स्नातक स्तरीय एमएलसी का जो चुनाव होता है उसका भी दौर चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौर के साथ साथ हमारे इस क्षेत्र में अभी ऋतुराज जी, जिन्होंने एमएलसी के स्नातक स्तरीय चुनाव से पर्चा भरा है, उनका कार्यक्रम नौबतपुर में चल रहा है। आइए हम लोग उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और अगर समय मिल सकेगी तो उनसे एक छोटी सी वार्ता भी हम लोग करेंगे। समझिए लगभग 10 साल के बाद तो जो पूरी प्रक्रिया है, जो सारा एग्जाम 10-10 साल 8-8 साल छूट जाता है, जब बेरोजगारी भत्ता मिलने लगेगा, सरकार को जब 20 से 25 लाख युवाओं को अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा 8-8 साल 10-10 साल, तो जो प्रक्रिया 8 साल 10 साल खींचती है वो 3 से 6 महीने में समाप्त हो जाएगी। अगर सरकार सही में चाहती है बेरोजगारी को समाप्त करना, तो सबसे मुख्य है कि बेरोजगारी भत्ता देना शुरू करो। जब सरकार के ट्रेजरी से पैसे जाने लगेंगे, निकलने लगेंगे, तो सरकार के ऊपर दबाव रहेगा जल्द से जल्द इन एग्जाम्स को, इन प्रोसेसेस को खत्म करने का। अब जैसे आपका पटना ग्रामीण क्षेत्र में 2 कॉलेजेस हैं, मतलब किसी भी कॉलेज में पीजी की पढ़ाई नहीं होती। छात्रों को चाहे मनेर हो, बीटा हो, नौबतपुर हो, सबको जाना पड़ता है पटना। पीजी का है किसी प्रखंड में, मगर इन चीज़ों के ऊपर सवाल करता है कोई माननीय पार्षद से, तो उन्होंने जैसा अपने नॉमिनेशन में कहा था निकल कर की, हमारी लड़ाई लंपटियाकरण के खिलाफ, राजनीति में लंपटियाकरण के खिलाफ उनकी लड़ाई है। वो स्नातकों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो लंपटियाकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा सवाल उनसे है कि लंपटियाकरण, लंपट किसको कह रहे हैं आप? अपने मतदाताओं को आप लंपट कह रहे हैं, स्नातक वोटरों को आप लंपट कह रहे हैं, शिक्षकों को आप लंपट कह रहे हैं, या उन छात्रों को आप लंपट कह रहे हैं जिन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पे आप कहते हैं कि हम देंगे तो जरूर, और वो पुलिस की लाठी खानी पड़ती है? क्या आप उन छात्रों को लंपट कह रहे हैं जो टेट की परीक्षा की तैयारी करता है और उसमें कोई धांधली नहीं होती, एग्जाम कैंसिल कर देता है तो विरोध करता है तो लाठी खाता है? क्या आप उसको लंपट कह रहे हैं? क्या आप उन शिक्षकों को लंपट कह रहे हैं जो लॉकडाउन के बीच में 70 शिक्षकों की मृत्यु हो गई? क्या आप उन शिक्षकों को लंपट कह रहे हैं? ये बौद्धिक वर्ग का चुनाव है, इसमें आपने इस शब्द को आप लाए कहाँ से? किस शब्द को उससे लाए? आज आपके शिक्षक भी सुनते होंगे, आपके प्रोफेसर भी सुनते हैं, तो ग्लानि महसूस करते होंगे कि हमारे छात्र ऐसे बौद्धिक वर्ग में ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। यहीं तक ये नहीं रुकते हैं। अब जब ये बात को हमने उठाया तो 2 दिन पहले उसका ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हम तो लंपटीकरण कह रहे थे लालू राबड़ी राज को। क्यों कह रहे थे भैया? आप किस चीज से चुन के गए? आप स्नातकों के पीछे चुन के गए, तो आप स्नातकों के हित की बात करेंगे ना। आप ये बताइए ना कि 12 वर्ष में आपने स्नातकों के लिए क्या किया, शिक्षकों के लिए क्या किया? क्या आप ये हिसाब देंगे कि 15 साल पहले लालू राबड़ी राज ने क्या? आपको हिसाब देना पड़ेगा कि आपने 12 साल में क्या किया स्नातकों के लिए, शिक्षकों के लिए क्या किया। अभी शिक्षकों का हड़ताल था, कितने बीआरसी पे गए, कितने शिक्षक संगठनों से आपने बात किया? 50% वोटर इसमें शिक्षक के लिए क्या किया हमारे पास? जब इन मुद्दों के ऊपर बात किया जाता है तो चुप हो जाते हैं। तब कहते हैं नए नए लोग राजनीति में आ गए, उनको राजनीति नहीं पता क्या होता है। हमें राजनीति नहीं पता, जो आपका राजनीति हमें नहीं पता, हमें पता भी नहीं करना। आपके प्रकार की राजनीति हम करना भी नहीं चाहते। हम पलायन का दंश खेलने वाले लोग। शर्म की बात है, पूरे बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को नैक का एक ग्रेडेशन प्राप्त नहीं है। मगर इन सवालों को आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे हम वंशवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। कौन सा वंशवाद? मेरी 3 पीढ़ियां स्नातकों के लिए, शिक्षकों के लिए संघर्ष करती, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ आज। मेरे बाबा, मेरे पिताजी स्नातक या शिक्षक के लिए लड़ते हैं। आपको अगर ये वंशवाद लगता है तो लगे, मगर हमने अपने, आप कह लीजिए, विरासत में सत्ता नहीं पाया है, संघर्ष पाया है। मेरे पिता भी चाहते हैं कि किसी पार्टी से जुड़कर आज मंत्री रहते, और उन्होंने हमेशा सत्ता को चुना है, संघर्ष को चुना है। अगर आपको लगता है कि ये वंशवाद है तो ठीक है, आपके लिए वंशवाद होगा। पलायन के मुद्दे पे आपके उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार के लोग 2 दिन की रोटी कमाने बाहर नहीं जाते, शौक से बाहर जाते हैं। हमसे पूछिए कितने शौक से हम बाहर गए थे। कोई नहीं चाहता है घर के बाहर जाके पढ़ना, घर में रह के सब कुछ पढ़ना चाहता है। मैं 2006 से 11 में पुणे में मैंने लॉ की पढ़ाई के लिए गया था। उस समय मनसे का दौर था, आप लोग सब लोग जानते होंगे। राज ठाकरे के लोग सभी उत्तर भारतीयों को खोज खोज के पीट रहे थे। इस लड़ाई को उन्होंने लड़ा नहीं है ना, इसलिए उनको पता नहीं है पलायन का दर्द। तभी आराम से कह देते हैं कि शौक से लोग बाहर जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था को क्यों चरमरा रही है? ये सीट किस लिए बनाया गया? आज एक तो आप सौभाग्यशाली है, कई राज्यों में तो ये सीट भी नहीं है। स्नातकों के लिए, शिक्षकों के लिए अलग से आपके लिए एक सीट दी गई है। स्नातकों का जो मुद्दा है, शिक्षकों का मुद्दा है, क्या है? मुख्य मुद्दा है शिक्षा। अब इन मुद्दों को आप गौर कर देते हैं। आप इस सीट पे भी आप पीसीसी ले आते हैं, इस सीट में भी आप चापाकल ले आते हैं, इस
सीट में भी आप रोड ले आते हैं, तो शिक्षा और स्नातकों की बात कौन करेगा? आपके जगह कोई और आएगा। अगर इस सीट पे भी आप वही सब बात कीजिएगा तो इस सीट को खत्म कर दीजिए ना। अलग से इतना पैसा क्यों बर्बाद करते हैं? 12 साल आप पार्षद रहे, 36 करोड़ रुपए आपको मिला। 36 करोड़ में आपने किस शिक्षक के लिए, स्नातक के लिए कुछ कर दिया? हर कॉलेज में आप कहते हैं चापाकल लगवा दी। चापाकल लगवाने से किस स्नातक को फायदा होगा? आपने कहीं लाइब्रेरी बनवाया, आपने कहीं बेरोजगारी भत्ता का बात किया, आपने कहीं शिक्षकों के हित के लिए बात किया, सेवा शर्त के ऊपर आपने कहीं शिक्षक संगठनों से बात करने की कोशिश की, तो उसमें तो आप कहते हैं, गिनाने लगते हैं कि भाई सुशासन सरकार में ये हुआ वो हुआ। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो सरकार है, ये जो मंत्री है, शिक्षा मित्रों का जब आंदोलन हुआ था इस सरकार बनने से पहले 15 साल पहले, तो जॉर्ज साहब के सामने इन्होंने कहा था, जॉर्ज साहब के सामने इन्होंने, मुख्यमंत्री जी भी थे, नीरज जी भी थे, उन्होंने सबने शिक्षा मित्रों के सामने जब आंदोलन हुआ था, इन्होंने शपथ लिया था कि पावर गवर्नमेंट कम्स आई विल रिमूव दिस प्लॉट इन वन शॉट। हमारी सरकार बनेगी तो कलम के एक साइन पे हम शिक्षकों की जो समस्याएं खत्म कर देंगे, इस दाग को मिटा देंगे। मगर जब इनकी सरकार बनी, इन्होंने क्या किया? नियोजित बना दिया। और जब अब चुनाव आया है तो आज कहते हैं कि हमने तो इन्हें नियोजित कहा ही नहीं, हम तो इन्हें परमानेंट मानते हैं, ये खुद को नियोजित कहते हैं। इनके वीडियो वायरल हुए हैं सर, इन्होंने रैलियों में अपना बोला है। कौन हल्ला कर रहा है? नियोजित वाला है, एक साइन पे रोड पे ले आएंगे। आज चुनाव आया है तो आपको डर लग रहा है शिक्षकों से। अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो शिक्षकों का इतना उग्र आंदोलन था इनके खिलाफ, इनको समझ में आ जाता। और वही डर है। देखिए शिक्षकों का जो आंदोलन था, इससे डर कहीं ना कहीं इनके अंदर जरूर पैदा है। जब सुप्रीम कोर्ट में जब शिक्षक गए थे तो बिहार सरकार ने 3 सीनियर एडवोकेट को हायर किया, जिनका एक दिन का फीस होता था 1-1 करोड़ रुपया। बहस करेगा एक वकील, मगर रखा गया था 3 सीनियर वकील। इसलिए रखा गया था कि 2 सीनियर वकील कहीं टीचर की तरफ से आके बहस ना करें। और केस चला था आपका लगभग 6 महीना। आप रोज का हिसाब लगा लीजिए कितना करोड़ रुपया बिहार सरकार सिर्फ सीनियर वकील पे दे चुका है। बाकी जूनियर काउंसिल और स्टैंडिंग काउंसिल और मुंशी का पैसा तो छोड़ दीजिए। वकील को देने के लिए सरकार के पास पैसा है, मगर शिक्षकों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सेवा शर्त हम देंगे कब? जब आप वोट दे दीजिएगा, अप्रैल में अगले साल लागू करेंगे। रसोईया का पैसा बढ़ाएंगे हम, मगर तब जब आप वोट दे दीजिएगा तो अगले साल अप्रैल में हम बढ़ाएंगे। ये आपको सोचना होगा कि हर बार जो शिक्षकों के साथ, स्नातकों के साथ खिलवाड़ होता हुआ आ रहा है, वो आप कब तक सहेंगे? ये आपको तय करना होगा। और जैसा कि आप लोगों का मैं लगातार 1.5 वर्ष से मैं घूम रहा हूँ तीनों जिलों में, और जैसा कि आप लोगों का माहौल मिजाज मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि जो मंत्री जी हमारे वो फिर से मंत्री कहलाएंगे, वो पूर्व मंत्री नहीं कहलाएंगे। अंत में इतना ही कहूँगा कि मंत्री जी, आप सभी के माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा कि मंत्री जी, युवा आ रहे हैं, सिंहासन खाली कीजिए। धन्यवाद।